तो हमारा अगला टाइटल है आज का, टाइटल नंबर 15.6, फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अरे चला जाओ बिलाल इधर। तो फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं, तो भाई अब से जान दे भाई, बैठ जाओ वहीं पर। हो गया। हम लोगों ने पढ़ा है इन एसएचएम, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, बस restoring force in a spring is given by minus of kx, है ना। स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स इस फॉर्मूले से दिया जाता है। बट किंतु परंतु न्यूटन बाबा ने क्या बोले, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन बाबा ने बोले कि आप कोई भी फोर्स को आप ये बोल सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है, देखो F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको क्या नजर आया कि इनका जो LHS है वो सेम है, तो आप RHS को भी इक्वेट कर सकते हैं। बोले बिल्कुल सही। देयरफॉर m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू k x, x और x कटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय, ये हमारा ओमेगा का फॉर्मूला है। तो अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है तो देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। सिंस आप जानते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ k बाय m, दैट इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। हमारे पास ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाता है, पीरियड ऑफ एसएचएम का। अच्छा, ये कब के लिए फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है, उससे एक स्प्रिंग अटैच्ड है और एक ब्लॉक उससे नीचे लटका हुआ है जिसका मास m है, स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है k, और मैंने ब्लॉक को यूं खींचा और छोड़ दिया, तो जब 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 ऊपर क्या करेगा, नीचे ऑसिलेट करेगा। उस सिचुएशन में टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इससे पहले भी हमने पीरियड ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला देखे, मगर वो जनरल फॉर्मूला था, है ना, याद होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। मगर ये जो है आपका खास तौर से सिर्फ स्प्रिंग पेंडुलम के लिए फॉर्मूला है। किस चीज के लिए बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम। याद रखना t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। अच्छा ठीक है। ऑल्सो अगर मैं आपसे पूछूंगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, वो तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस बाय अंडर रूट ऑफ k बाय m। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला है। अब ये आ गया हमारे पास, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस आती है इसके अंदर, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हैं हम लोग। तो हमको स्टडी करना पड़ता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक के बाद एक कई सारे स्प्रिंग्स लगाए जाएंगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिजिड सपोर्ट है, उसके नीचे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके नीचे एक और स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके नीचे एक और स्प्रिंग लगा हुआ है, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। ओके,
और फिर आखिर में ब्लॉक है ऑफ मास है। ओके, इस तरह से आएगा कि आखिर में एक ब्लॉक है जिसका मास m है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/kn। ये फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना पड़ता है ना। अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूले से यूज करना पड़ेगा। मान लो मिसाल के तौर पे n की वैल्यू 2 है, मतलब तुम्हारे पास कुल मिला के सिर्फ 2 स्प्रिंग है, पहला और दूसरा। पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना k1, दूसरे का क्या k2। तो मैं क्या लिख सकता हूं 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k2 प्लस k1/k1 इंटू k2, उल्टा कर दो k1 इंटू k2/k1 प्लस k2। ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। अगर ये आ गया तो टाइम पीरियड क्या रहेगा फिर? तो फिर देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/ks m/ks। अब ks की वैल्यू डालो तो क्या रहेगा फिर? ks की जगह डालूंगा मैं k1 k2/k1 प्लस k2। तो फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू k1 प्लस k2/k1 इंटू k2। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। केस की जगह ये डालूंगा तो। और एक और बात याद रखो कि अगर मान लो k1 k2 सबकी वैल्यू कैसी है? सेम है। इफ n springs are connected in series, मान लो n स्प्रिंग है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, सच दैट k1 इक्वल्स टू k2 इज इक्वल्स टू k3 इज इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू kn। इसको सिर्फ k बोल सकता हूं मैं। देन ks इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं k बाई n। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है, मान लो 2 स्प्रिंग है ना, दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे, और एक एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k, तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा k/2। बात समझ रहे क्या? एक स्प्रिंग है k, वाह रे वाह, तुम आराम से आ जाते दरवाजे खोल के। चलो अंदर, दरवाजा बंद करो पूरा, हो गया। 2 स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? सेम है, और कॉम्बिनेशन कौन सा है? सीरीज है। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ कुल मिला के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? k/2। क्या बोलेंगे? k/2। अगर ऐसे 3 सीरीज में होते तो k/3, 4 सीरीज में होते तो k/4, 5 सीरीज में होते तो k/5। ये याद रखना, शॉर्टकट होगा सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देखते हैं बेटा कि एक रिजिड सपोर्ट है, उससे कुछ इस तरह से 2 स्प्रिंग्स पैरेलली अटैच्ड है, k1 k2 इस तरह से अटैच्ड है, या फिर इस तरह से अटैच्ड है। अब कई लोग इसको गड़बड़ करते हैं और इसको क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन समझते हैं। कई लोग ये गलती करते हैं, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं। ओके, ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन एक स्प्रिंग के बाद डायरेक्टली दूसरा स्प्रिंग उससे अटैच्ड है, डायरेक्टली उससे दूसरा स्प्रिंग अटैच्ड है। क्या ये स्प्रिंग से डायरेक्टली दूसरा स्प्रिंग अटैच्ड है क्या? वो तो ब्लॉक के पास होते हुए जा रहा ना, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऐसी सिचुएशन में टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? k1 प्लस k2। क्या आएगा? सिंपली ऐड करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली ऐड करो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/kp। तो therefore t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k1 प्लस k2। आई बात समझ में? तो ये मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहेगा। चलिए पढ़ लीजिए अब इसको।
हाँ मनोज। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है इस तरह से, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के आर अटैच्ड टू द ब्लॉक ऑफ मास m एंड टू फिक्स्ड सपोर्ट एज शोन इन फिगर। तो आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता लगाना है। वेल दैट्स वेरी इजी। यहाँ पर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड होंगे विच विल बी ट्वाइस के। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन kp। kp की वैल्यू ट्वाइस के रहेगा, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन ट्वाइस के। वेरी सिंपल, हो गया काम खत्म। इतना लिखना था बस। नेक्स्ट, the period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is capital T. Full stop. When a body of mass m2 is tied to a body of mass to the first body, to first body and the system is made to oscillate, comma, the period is twice t. So stop. Compare the masses m1 and m2। तो मासेस m1 और m2 को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। आसान है, कुछ भी नहीं है, चिल्लर क्वेश्चन है एकदम। दो कंडीशन है, कंडीशन वाइज देंगे अपन। सो कंडीशन नंबर 1, स्प्रिंग है आपका, उसके नीचे एक ब्लॉक m1 मास m1 लटका हुआ है ना। तो उस वक्त टाइम पीरियड कितना है, t। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन k। मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, मान लिया। फिर आया कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है, वही रिजिड सपोर्ट है, वही स्प्रिंग है, वही पुराना वाला ब्लॉक भी है, और मगर उसके साथ एक नीचे वाला ब्लॉक भी लटका दिया अपन। अब दो मास लटक गए उसके अंदर। अब बोला टाइम पीरियड क्या हो गया, ट्वाइस टी हो गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ। अब क्या मास आएगा, m1 प्लस m2 अपॉन। वो बोल रहा है कि भाई आप m1 m2 का रेशियो निकालो। तो आसान है, आप क्या करो, t की वैल्यू उठा के डाल दो वहां से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन k, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन k। 2 पाई कैंसल, k कैंसल। 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ m1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2। स्क्वायर लो उसका, 4m1 m1 प्लस m2, इसको उधर लेके जाओ, तो 3m1 इज इक्वल्स टू m2। m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 1:3। ये आंसर है, समझा।
देख लो। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, टू आइडेंटिकल springs of spring constant K are first connected in series, इधर ध्यान दो, and then in parallel, then calculate the ratio of time period in the two cases। तो आपको टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है इन द टू केसेस। वेल दैट्स वेरी इजी। पहले दो स्प्रिंग है, आइडेंटिकल है, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, बाद में पैरेलल में, तो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए के एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, के बाय टू, के एस इज इक्वल टू के बाय टू। देखो टी एस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m upon ks, that is ts is equals to 2 pi under root of twice m upon k, twice m upon k समझ में आया ना, क्यों, ks की जगह क्या लिखेंगे, k बाय टू, तो 2 चला जाएगा ऊपर। चलो ठीक है भाई, इसे इक्वेशन नंबर ध्यान दे दो। फिर आया बारी पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो kp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस के, तो tp इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन kp, दैट इज t2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन ट्वाइस के। अब अपने को क्या करने का, इसका रेशियो लेने का है। देखो ts अपॉन tp इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, m अपॉन के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ 2, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ये रूट 2 चले जाएगा ऊपर। देयरफॉर ts अपॉन tp इज इक्वल्स टू 2:1, ts अपॉन tp इज इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, देखो tp, this is one of your problem, one of the problems। नेक्स्ट, किसी पास डीपीपी है, डीपीपी राइट नाउ, देखना है बस क्वेश्चन सेव ना हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री आइडेंटिकल, ये वाला आप सॉल्व करके बताएंगे, springs are connected
as shown in figure. First off, calculate the frequency of linear SHM. Calculate the frequency of linear SHM. देखिए बेटा, तो आपको डायग्राम बता दूं मैं आपको, जो ऑलरेडी मेंशन रहेगा डायग्राम क्वेश्चन में। तीन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं इस कॉम्बिनेशन में, और आपसे कहा गया है आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। चलो करो कैलकुलेट, देखते हैं कौन करता है कैलकुलेट। जब तक हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे। Three identical springs are connected as shown in figure. So stop. Calculate the period of oscillation for the given system. दिए गए सिस्टम के लिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करिए। हाँ बॉयज, चलो ध्यान दो। दो प्रॉब्लम्स आपके सामने, दोनों सॉल्व करके बताओ। 2 मिनट दे रहा हूं आपको। आया क्या किसी का आंसर? ये तो आसान था। देखो ये सबसे पहले दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कुल मिला के ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो ट्वाइस के हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ट्वाइस के, फिर ये ट्वाइस के और के कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर 1/ks इज इक्वल टू 1 ट्वाइस के प्लस 1 के। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है ना। अब दोनों को मिलाकर ट्वाइस के हो रहा। अगर मैं मान लो इन दोनों की जगह एक ही स्प्रिंग लगाना पड़ता, मैं चाहता कुछ भी ना बदले, मगर दो की जगह एक स्प्रिंग लगाऊं, तो वो जो स्प्रिंग लगाऊंगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए? ट्वाइस की, है कि नहीं? तो चलो ठीक है। अब ये यहाँ का स्प्रिंग ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ एक ही स्प्रिंग है जिसकी वैल्यू ट्वाइस के है, यहाँ एक स्प्रिंग है जिसकी वैल्यू के है। अब कौन से कॉम्बिनेशन में? ये सीरीज। तो मैं यहां बोलूंगा ठीक है 1/ks, ये हो जाएगा 3k अपॉन 2k स्क्वायर, दैट इज ks इज इक्वल टू 2k अपॉन 3, है ना। k प्लस 2k यानी कि 3k अपॉन 2k स्क्वायर ks। therefore टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, नहीं फ्रीक्वेंसी चाहिए ना अपने को। हाँ, तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ आपका जो फाइनल केस अपॉन m, और वो कितना है? 2k अपॉन 3। 1 अपॉन ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन थ्राइस m, ये फॉर्मूला है। आया समझ में? अच्छा, इसका क्या होगा फिर? इसका क्या आंसर रहेगा? क्या रहेगा? ये कौन से कॉम्बिनेशन में? दोनों भी सीरीज। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? k/2, है ना। यानी दोनों मिलकर एक ऐसा स्प्रिंग बन गए हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा? k/2। आया ना, समझ में आया ना। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो स्प्रिंग है
दोनों मिला के जो एक नया स्प्रिंग बना, और ये वाला स्प्रिंग कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, पैरेलल। तो अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है केपी इज इक्वल्स टू के बाय टू प्लस के, यानी कि 3k/2, क्या आ जाएगा 3k/2। अच्छा ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय केपी, और केपी की वैल्यू डालो 3k/2, 2 चला गया ऊपर, therefore टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m अपॉन 3k। आया समझ में? तो इस तरह से ये रेशियो आ गया। यहां पर हमारा ये फोर्स वाला कंप्लीट हुआ। अरे एक बाकी है ना अपना, वो वाला क्वेश्चन पिछले इसका। नेक्स्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अ स्प्रिंग हैविंग, इधर ध्यान दो रे, पेज नंबर 13 से कॉपी करो, हैविंग विथ अ स्प्रिंग, ठीक है लिख देता हूं, हैविंग विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर is mounted on a horizontal table as shown in figure, a mass of 3 kilogram is attached to the free end of the spring, full stop. The mass is then pulled sideways to a distance of, इधर ध्यान दो बेटा, 2.0 सेंटीमीटर and released डिटरमाइन, क्या पता लगाना है, देखो भाई सबसे पहले द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दूसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास and the maximum speed of the mass। ये तीन चीजें आपको पता लगाने की है इस दिए गए डायग्राम से या क्वेश्चन से। चलो ये सोचो
अपना खाली दिमाग फालतू जगह लगाने से अच्छा इधर ध्यान दो, शायद तुम्हारा करियर बन जाए इससे। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको एक स्प्रिंग दिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है आपको 1200 न्यूटन पर मीटर। लिख देता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ। सबसे पहले एनलिस्ट कर दिया करो क्या क्या दिया हुआ है। 1200 न्यूटन पर मीटर, और एक मास दिया गया है 3 kg का, जो स्प्रिंग से अटैच्ड हुआ है। आपने इसको सरकाया है कितना? टू डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और आपको छोड़ दिया आपने उसको। तो उसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए, जैसे कि मैं जानता हूं n इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होता है बेटा, k बाय m। k बाय m, आई थिंक मेरे पास सारी वैल्यूज दी गई है। मेरे पास k दिया हुआ है, m दिया हुआ है। लेट्स गो फॉर दैट। तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k कितना दिया बेटा 1200, और m कितना दिया बेटा 3। अच्छा, 1200/3 कितना होता है 400, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20। तो मैं बोलूंगा n इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा 20/2 पाई, यानी कि 10/पाई हर्ट्ज। आप यहीं ले जाकर छोड़ सकते हैं इसको, मगर मान लो आगे और आप सॉल्व करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/पाई क्या होता है 0.3182। तो मैं इसको 0.03182 यानी 3.182 इंटू 10⁻⁻2 हर्ट्ज आएगा। 3.182 इंटू 10⁻⁻2 हर्ट्ज इसका आएगा फ्रीक्वेंसी का आंसर। ये पहला। दूसरा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द मास। तो दूसरा उससे पूछा है ए मैक्स। ए मैक्स का फॉर्मूला क्या है ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। ओमेगा क्या होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम, यानी उसका आप बोल रहे हैं के बाय एम इंटू एक्स। ये कितना है 1200, एक्स कितना है 3, और 2 इंटू 10⁻⁻2। देखो ये -2 2 0 खा जाएगा, 3 1 3 4 जा, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास मैक्सिमम एक्सटेंशन है, माइनस साइन में डालना चाहिए, -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आई बारी मैक्सिमम वेलोसिटी की। वी मैक्स क्या होता है ए इंटू ओमेगा, है ना। करो सॉल्व क्या आ रहा है। वी मैक्स ए इंटू ओमेगा, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है क्या? द मास, अच्छा 2 सेंटीमीटर तक खींचे ना, वही एम्पलीट्यूड है आपका। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 ओमेगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम। अंडर रूट ऑफ के बाय एम कितना आया था अपना 20 आया था, है ना। वो आया था 20। देखो यहां से के बाय एम 1200/30, 400 का स्क्वायर रूट 20, यानी 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह हो जाएगा वी मैक्स। आया समझ में? लिख ही लीजिए।